हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम बेल और उसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ले चुका है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू हो चुका है। तो BNSS के अकॉर्डिंग अब हम बेल के प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम CRPC से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि बहुत इजीली हमको ये प्रोविजन समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपराध दो प्रकार की होती हैं, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें किसी अभियुक्त को ये अधिकार होता है कि अगर उसने बेल के लिए आवेदन किया तो उसे बेल ग्रांट की ही जाएगी। न्यायालय बेल देने से इनकार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एज ए मैटर ऑफ राइट वो बेल क्लेम कर सकता है इन बेलेबल ऑफेंस। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें बेल ग्रांट करना या न करना कोर्ट के डिस्क्रिशन पे यानी कि न्यायालय के विवेकाधिकार पे निर्भर करता है कि अगर न्यायालय को उपयुक्त लगता है मामले को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, तो वो बेल ग्रांट कर सकता है, और अगर उसे उपयुक्त लगता है तो बेल देने से वो इनकार भी कर सकता है। CRPC में 2A में बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था और 2A में ही बताया गया था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बेलेबल नहीं होते हैं। जबकि BNSS में 2C में डिफाइन किया गया है बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे ये पता लगेगा कि कोई ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो BNSS हो या CRPC हो, एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल 1। उस शेड्यूल को देखने से ही पता लगता है कि ऑफेंसेस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल किसे कहते हैं। बेल शब्द को CRPC में 2B में डिफाइन किया गया है, सॉरी BNSS में। CRPC में बेल शब्द को डिफाइन किया ही नहीं गया था, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल को डिफाइन किया गया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे अब अभियुक्त कह सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका ऑफेंस प्रूव नहीं होगा उसे अपराधी नहीं कहा जाता है, उसे अभियुक्त कहते हैं। तो जब कोई अभियुक्त कि जब उसके ट्रायल पेंडिंग होती है तो ट्रायल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल कोर्ट उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के कुछ कंडीशंस के साथ जेल से रिहा कर देती है, तो उसे ही बेल कहा जाता है। तो बेल शब्द को BNSS में भी 2B में डिफाइन किया गया है कि जमानत से मतलब है किसी अधिकारी, क्योंकि जो बेलेबल ऑफेंस होता है वहां पे पुलिस अधिकारी भी बेल दे देता है। तो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा आरोपित कतिपय शर्तों पे बेल शर्त पे दी जाती है। ठीक है, कि जो व्यक्ति किसी मामले में साक्ष्य है, आप उसको छेड़ोगी नहीं, डराओगी नहीं, धमकाओगी नहीं। जो साक्ष्य है उनसे छेड़छाड़ नहीं करोगे, भारत से बाहर नहीं जाओगे, न्यायालय जब भी आपको बुलाएगा आप आ जाओगे। तो ऐसे कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती है। तो कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से, मतलब कि जेल से, ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। Bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। तो CRPC में बेल को डिफाइन नहीं किया था, लेकिन BNSS में बेल को डिफाइन किया है अंडर 2B। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। तो जब हम बात कर रहे हैं बेल के प्रकार किसे कहते हैं, है ना, बेल के कितने प्रकार होते हैं, तो किसी भी सेक्शन में पर्टिकुलरली ऐसा बताया नहीं गया है कि बेल के ये प्रकार होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बेल 4 प्रकार की होती है। रेगुलर बेल, चार प्रकार की बेल में सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर बेल। दूसरी होती है
एंटिसिपेटरी बेल। तीसरी होती है डिफॉल्ट बेल एंड फोर्थ होती है इंटरिम बेल। रेगुलर बेल को साधारण बेल, एंटिसिपेटरी बेल को अग्रिम जमानत, डिफॉल्ट बेल एंड इंटरिम बेल को अग्रिम बेल ये भी कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की बेल होती है। इनमें से रेगुलर बेल वो बेल होती है जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के अरेस्ट होने के बाद में ग्रांट की जाती है। सीआरपीसी में हम सेक्शन नंबर 337 एंड 339 में रेगुलर बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ते थे। एंटिसिपेटरी बेल सीआरपीसी में हम 438 में एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ते थे। एंटिसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस का जब किसी व्यक्ति पर अभियोग लगता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो वो अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लेता है। एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा ही ग्रांट की जाती है। डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस हम सीआरपीसी के 167 में पढ़ते थे। और इंटरिम बेल के रिगार्डिंग सीआरपीसी या बीएनएसएस दोनों में ही कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जब वो न्यायालय में उसका मामला चल रहा है और रेगुलर बेल पर अभी मामला का निस्तारण नहीं हो पाया है तो उस व्यक्ति को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीज किया जाता है, तो उसे इंटरिम बेल कहते हैं। तो इंटरिम बेल के रिगार्डिंग सीआरपीसी या बीएनएसएस दोनों में ही कहीं प्रोविजन नहीं किया गया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में। तो बीएनएसएस दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 एंड 483 में किसी अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो साधारण बेल के लिए आवेदन करता है। देखिए, साधारण बेल वो बेल होती है जब किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद में वो बेल के लिए आवेदन करता है। बेल के लिए वो आवेदन मैजिस्ट्रेट से भी कर सकता है और वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में भी कर सकता है। तो सीआरपीसी में भी हम ये प्रोविजंस पढ़ते थे, लेकिन सीआरपीसी में हम ये प्रोविजन सेक्शन नंबर 437 जब आवेदन करना होता था मैजिस्ट्रेट से और जब आवेदन करना होता था हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से तो उनकी पावर 439 में है, जबकि अब ये पावर बीएनएसएस में 480 एंड 483 में आ चुकी है और ये है रेगुलर बेल। जब किसी अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद में वो जो आवेदन करता है बेल के लिए तो उसे हम रेगुलर बेल कहते हैं और बीएनएसएस की स्पेसिफाइड सेक्शंस में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल को हिंदी में अग्रिम जमानत भी कहा जाता है। ये वो जमानत होती है जो किसी अभियुक्त को जमानत गिरफ्तार होने से पहले ही दी जाती है। अगर किसी अभियुक्त को ये आशंका है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत देने की पावर हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के पास ही है, मैजिस्ट्रेट्स के पास में ये पावर नहीं है। सीआरपीसी में हम 438 में एंटिसिपेटरी बेल की रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ते थे, लेकिन बीएनएसएस में हम 482 में एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग प्रोविजंस देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को रीजन टू बिलीव है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के कमीशन में अरेस्ट किया जा सकता है तो वह सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर द एंटिसिपेटरी बेल। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बेल ग्रांट करने से पहले 4 चीजें देखते हैं। पहला वो ये देखते हैं कि अगर पहले ये शर्त है कि अगर उसे पुलिस अधिकारी जब भी उसे क्वेश्चंस पूछने के लिए बुलाए तो वो हाजिर होगा। सेकेंडली वो ये देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है जिस मामले से वो जुड़ा हुआ है तो उस मामले से जो अन्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं, है ना, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से
कोई भी इंड्यूसमेंट, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी थ्रेट नहीं करेगा। तो वो ये चीज कोर्ट देखता है। थर्डली कोर्ट ये देखता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो भारत नहीं छोड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती है बिफोर ग्रांटिंग द बेल। एंड लास्ट कोर्ट ये देखता है अन्य कोई भी कंडीशन जो 480 के क्लॉज नंबर 3 के दिन इंपोज की जा सकती है। तो ये सर्टेन कंडीशंस है जो कोर्ट इंपोज कर सकता है बिफोर ग्रांटिंग द एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है वो हमेशा अरेस्ट होने से पहले ही ग्रांट की जाती है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि मूवी में अपन देखते हैं कि पुलिस जाती है किसी हीरो के पास अरेस्ट करने के लिए और हीरो उसे कागज थमा देता है और वहीं से लौटा देता है। सो दैट प्रोविजन इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। उसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ बेल, ये है अंतरिम जमानत। ये हमारी थर्ड टाइप हो गई अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल जो है इसे हम टेम्पररी बेल भी कहते हैं। सीआरपीसी में और ना ही बीएनएसएस में इंटरिम बेल की रिगार्डिंग आप कोई प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे। तो इंटरिम बेल जो होती है वो रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल है। इस पर सुनवाई होने में टाइम है या अभी ये ग्रांट नहीं की जा सकती है, मामले को निपटारा अभी नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। कोर्ट ऐसा करते समय सर्कमस्टांसेस क्या है वो ध्यान में रखेगी और उसके बाद ही वो बेल ग्रांट की जाती है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बेल एंड दैट इज डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल जो है ना ये एक स्पेशल प्रकार की बेल होती है कि जब कोई मुकदमा है, मुकदमे में लंबे समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है और सुरक्षा के रूप में काम करती है। इसे वैधानिक जमानत या अनिवार्य जमानत भी कहा जाता है, जो उसके कानूनी आधार और अनिवार्य प्रकृति को उजागर करता है। इस प्रकार की जमानत तब लागू होती है जब जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहती है। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 167 में हम डिफॉल्ट बेल की रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ते थे और अब बीएनएसएस की धारा 187 के क्लोज नंबर 3 में हम डिफॉल्ट बेल की रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ते हैं कि अगर मामला है, यहां पे बताया गया है कि अगर मामला ऐसा है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो 90 दिन और अन्य कोई मामले में 60 दिन में अगर पुलिस अधिकारी जो है वो चार्जशीट पेश नहीं करता है तो फिर जो अभियुक्त है वो डिफॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है और कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर देता है। तो ये होती है डिफॉल्ट बेल। तो इस तरीके से 4 प्रकार की बेल होती है जिन्हें हमने आज के सेशन में जाना है। और अब एक और महत्वपूर्ण सूचना, तो स्टूडेंट्स एक स्पेशल बैच लाया गया है आरजीएस एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बैच में बहुत ही नॉमिनल सी फी में उनको जजमेंट राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग, ऐसे हिंदी इंग्लिश बोथ ये करवाए जाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट फुल बैच लेना चाहे मेन एग्जामिनेशन के लिए तो वो बैच भी ऑनगोइंग है। और अगर एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो एपीओ का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है और एपीओ की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कोर्स इनमें से परचेज कर सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल है एंड अप्रोप्रिएट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।